हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुष्करा क्लासेस। लेक्चर 2 में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न के। तो आइए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स। टोटल 10 इम्पोर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिया है, जिसे आपको सम सॉल्व करते समय हेल्प होगी। इम्पोर्टेंट टर्म्स: 1 सब्सक्रिप्शन, 2 एंट्रेंस फीस, 3 लाइफ मेंबरशिप फीस, 4 डोनेशन, 5 स्पेशल फंड, 6 लीगसीज, 7 एंडाउमेंट फंड, 8 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, 9 स्पोर्ट्स मटेरियल्स, 10 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इससे पहले आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। अगर मेरा करंट ईयर 2019-2020 है तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो मेरा प्रीवियस ईयर होगा 2018-2019। और मेरा नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर मेरा होगा 2020-2021। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। 2018 में महिंद्रा क्लब में अजय, विजय, संजय और जय मेंबर बनने के लिए महिंद्रा क्लब में जाके रजिस्ट्रेशन करके मेंबरशिप फीस दे दी और हर साल हर एक को 60,000 सब्सक्रिप्शन के रूप में महिंद्रा क्लब को भरना भी है। 2019 और 2020 में अजय ने महिंद्रा क्लब को 2019-20 में 65,000 भर दी है, जबकि भरना कितना है? एनुअल सब्सक्रिप्शन भरना है 60,000 पर एनम। मगर अजय ने कितना भरा है? 65,000। विजय ने 75,000 भरा, ओके। और संजय ने ओहो 90,000 भरा। और जय ने तो बिल्कुल नहीं भरा। ऐसा क्यों? चलो एक एक करके देखते हैं। अजय ने क्यों ज़्यादा भरा, विजय ने क्यों ज़्यादा भरा और संजय ने तो उससे भी ज़्यादा भरा। जय ने तो बिल्कुल नहीं भरा। तो उसका रीज़न ढूंढते हैं क्या है। 2019-20 में अजय ने 65,000 दिए हैं, भरना था 60,000, 5,000 एक्स्ट्रा भरा है। तो जो 5,000 जो एक्स्ट्रा भरा है 2018-2019 में अजय का आउटस्टैंडिंग था 5,000। इसके लिए उसने 65,000 भरे, यानी महिंद्रा क्लब की एक्चुअल इनकम है 60,000। 65,000 उसकी एक्चुअल इनकम है क्या? नहीं, ओनली 60,000। तो 5,000 तो उसको प्रीवियस ईयर का मिला है। तो प्रीवियस ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग इस साल को मिलेगा वो महिंद्रा क्लब के लिए इनकम नहीं है। तो अजय से जो इनकम आई हुई है वो सिर्फ कितनी है? 60,000। विजय ने 75,000 भरे हैं 2019-2020 के अंदर। तो 60,000 महिंद्रा क्लब के लिए तो ये इनकम हुआ। तो 2020 और 21 के लिए विजय ने एक्स्ट्रा प्रीपेड अमाउंट भर दिया है 15,000। तो क्या ये महिंद्रा क्लब के लिए 15,000 इनकम है करंट ईयर के लिए? नहीं, ये 15,000 2019-2020 के लिए इनकम नहीं है। हाँ, मगर ये 2020 और 2021 के लिए क्या है? उसके लिए इनकम है। चलो आइए देखते हैं संजय ने क्या किया है। संजय ने 2019 और 2020 में महिंद्रा क्लब को 90,000 भर दिए हैं। सबसे ज्यादा संजय ने भरा है। उसका 2018-2019 में 10,000 बाकी था, वो उसने 2019-2020 में भर दी है। और उसने 2020 और 2021 का भी पैसा करंट ईयर में यानी 2019-2020 में 20,000 एक्स्ट्रा भरा है। तो महिंद्रा क्लब के लिए क्या 90,000 करंट ईयर की इनकम है? नहीं, उसका सिर्फ 60,000 संजय से लेना है, इसके लिए 60,000 की ही इनकम है। तो संजय ने जो आउटस्टैंडिंग ₹10,000 भरा है इस साल, वो करंट ईयर में उसका इनकम नहीं माना जाएगा। और जो 20,000 जो एक्स्ट्रा भरा है वो भी उसका 20,000 प्रीपेड जो है वो 2019 और 2020 का इनकम नहीं है। वो इनकम कहाँ का है? 2020 और 21 का 20,000 है। तो अजय का 60,000 करंट ईयर का इनकम है, विजय का करंट ईयर का 60,000 है और संजय का भी 60,000 है। जो भी कुछ आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है वो महिंद्रा क्लब के लिए करंट ईयर का इनकम नहीं है। जय ने तो एक भी नहीं पैसा भरा है। जय ने 2018 और 2019 के अंदर पूरी अमाउंट भर दी थी एज ए प्रीपेड। मगर महिंद्रा क्लब के लिए 2018 और 2019 में जो प्रीपेड भरा था वो 2019 और 2020 में भले जय ने एक भी रुपया नहीं दिया है,
तो भी महिंद्रा क्लब के लिए इनकम कितनी हुई, प्रीवियस ईयर का जो प्रीपेड है वो महिंद्रा क्लब के लिए इस साल का इनकम है। तो देखा जाए तो महिंद्रा क्लब को टोटल जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है, मैंने क्या बोला आपको, अमाउंट जो रिसीव्ड हुई है वो 2,30,000 हुई है, बट एक्चुअल में इनकम कितनी हुई उसकी, अजय से 60,000 आएगा, विजय से 60,000 आएगा, संजय से 60,000 और जय से 60,000, ऐसे करके चारों से अगर मल्टीप्लाई करें तो महिंद्रा क्लब की इनकम हो जाती है 2,40,000। तो 2,30,000 हमें रिसीव्ड हुई है, तो हमें निकालना है इनकम, टोटल इनकम निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, 2,30,000 में प्रीवियस ईयर का जो प्रीपेड जय ने दिया है वो प्रीवियस ईयर का इनकम नहीं था, वो कब का इनकम है, 2019-2020 का है। तो प्रीपेड जो जय ने भरा है महिंद्रा क्लब के लिए वो 2,30,000 में मैं क्या करूंगा, 60,000 ऐड करूंगा। पिछले साल का जो पैसा करंट ईयर में मिला है, जबकि वो महिंद्रा क्लब के लिए 5,000 और 10,000 करंट ईयर की इनकम नहीं है, फिर भी वो अमाउंट में रिसीव्ड हो गया है, तो वो इनकम नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ अमाउंट रिसीव्ड हुई है। तो 5,000 और 10,000 टोटल होता है 15,000, वो मैं 2,30,000 के अंदर से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। करंट ईयर में ही मुझे विजय ने 15,000 प्रीपेड दिया है, संजय ने 20,000 प्रीपेड किया है, टोटल प्रीपेड हुआ 35,000। तो महिंद्रा क्लब के लिए प्रीपेड जो करंट ईयर में मिला है वो उसके लिए इनकम नहीं है, तो वो करंट ईयर में जो पैसा मिला है 2,30,000 उसमें से माइनस हो जाएगा। तो अब अगर काउंटिंग करते हो तो 2,30,000 प्लस 60,000 माइनस 15,000 माइनस 35,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,40,000, जो आपका यानी महिंद्रा क्लब का टोटल इनकम 2,40,000 हो जाता है। एक सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज अ मेंबरशिप फीस पेड बाय द मेंबर ऑन एनुअल बेसिस। सब्सक्रिप्शन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेन सोर्स ऑफ इनकम है। सब्सक्रिप्शन ये क्रेडिटेड किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आइए इसका इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी इनकम साइड में लिखना होता है बाय सब्सक्रिप्शन लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पिछले साल का कोई भी आउटस्टैंडिंग उसके लिए इनकम नहीं होता है, तो वो सब्सक्रिप्शन में से आपको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस करना है। प्रीवियस ईयर में आपको जो भी एडवांस मिला है वो पिछले साल का आपका इनकम नहीं होता है, वो करंट ईयर का इनकम होता है। इसके लिए सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है एडवांस में वो आपको ऐड करना है सब्सक्रिप्शन की अमाउंट में। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो ऐड करना है सब्सक्रिप्शन की अमाउंट में, और जो करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है यानी प्रीपेड है वो आपको सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है। सब्सक्रिप्शन को एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल दिया गया है वो देखते हैं। फॉर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ओनली, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 का रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया गया है। जो रिसिप्ट साइड में आपको दिया गया है टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में दिया है 2016-17 का 1500, 2017-18 का दिया है 80,000 और 2018-19 का दिया है 3500। टोटल आपको दिया है आउटर में 85,000। रिसीप पेमेंट में जो डेट दी गई है 31 मार्च 2018 वो आपका करंट ईयर है। तो यहाँ पे करंट ईयर का जो पीरियड आता है वो 2017, जो अगर रिसिप्ट साइड में देखो 2017-18 का 18,000 दिया हुआ है, तो 2017-18 अगर करंट ईयर है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर है 2016-17 और नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2018 और 2019। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर वॉज ₹7,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है कि 7,000 अभी भी आना बाकी है। और सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला गया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-2017 वॉज ₹2,000। 16-17 का 2,000 बाकी है और आपको रिसीव पेमेंट में 2016-17 का कितना आ चुका है 1,500। ओके, तो 2,000 में से 1,500 आ चुके हैं,
इसका मतलब अभी भी आपका करंट ईयर में 500 रुपीज आना बाकी है। आगे बोला गया है उसी एडजस्टमेंट के अंदर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, यानी 2016-17 में आपको इनकम रिसीव्ड हुआ है 8,000 का, वो आपका लास्ट ईयर की इनकम नहीं है, 2016-17 की इनकम नहीं है, वो इनकम कब की है, 2017-18 की इनकम है। तो 8,000 जो है आपका वो करंट ईयर की इनकम है। तो आइए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उसके इनकम साइड में लिखते हैं पहले बाय सब्सक्रिप्शन, जो आपको करंट ईयर में दिया गया है 80,000, और उसमें ऐड करते हैं जो लास्ट ईयर में जो रिसीव हुआ था एडवांस 8,000, उसके अंदर हम ऐड कर दे। वो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो पिछले साल का इनकम नहीं है, वो कौन से साल का इनकम है, करंट ईयर का इनकम है। करंट ईयर के इनकम में हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट बता रही है आपको 7,000, तो 7,000 भी उसके अंदर ऐड करेंगे। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का इनकम में वो आया है 95,000, यानी 80,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000, तो आपकी टोटल अमाउंट कितनी हुई 95,000। तो टोटल इनकम जो हमारी बनी है 95,000। तो आइए बैलेंस शीट में भी चेक कर लेते हैं कि कैसे इफेक्ट होगा करंट ईयर के अंदर। 2016-17 में आउटस्टैंडिंग था 2,000, उसमें से 2016-17 का यानी प्रीवियस ईयर का 1,500 आ चुका है, फिर भी 500 रुपीज आना बाकी है, वो तो लेना पड़ेगा। तो हम असेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-2017, ब्रैकेट में लिखेंगे 2,000 आना था, उसमें से 1,500 आ चुका, और बाहर लिखेंगे 500 अभी भी आना बाकी है। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारा इस साल का करंट ईयर का है, जो हमारी इनकम है आने वाली है, वो 7,000 हम लिखेंगे असेट्स के अंदर। और जो रिसिप्ट साइड में 2018 और 2019 जो नेक्स्ट ईयर की जो अमाउंट है 3,500, क्या वो हमारे लिए इनकम है इस साल की, नहीं, वो हमारे लिए है लाइबिलिटीज है, क्योंकि 2018 और 19 आना बाकी है, उसका काम बाकी है, तो इसके लिए वो लाइबिलिटी बन जाएगी। तो वो हम लाइबिलिटी में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2018 और 2019 का 3,500। सब्सक्रिप्शन का सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018-2019 रुपीज 50,000। Subscription outstanding on 31st March 2018 rupees 10,000. Subscription outstanding on 31st March 2019 rupees 20,000. Subscription received in advance as on 31st March 2018 rupees 15,000. Subscription received in advance as on 31st March 2019 rupees 10,000. You are required to show its presentation in income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. 31st मार्च 2019 जो हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वही हमारा करंट ईयर है। अगर हमारा 2018 और 19 अगर करंट ईयर है तो हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2017 और 18, और अगर नेक्स्ट ईयर जो हमारा है 2019 और 2020। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर जो दिया है आपको समझाने के लिए वो करंट ईयर है, और जो ब्लू कलर में आपको जो लाइन दिख रही है वो आपका प्रीवियस ईयर है समझने के लिए, और जो ग्रीन कलर में दिया है वो आपका नेक्स्ट ईयर है। तो आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन जो पहले ही रेड कलर में दिया है 2018-19 का कितना दिया है 50,000, तो लिखेंगे हम इनर में लिखेंगे 50,000। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो है वो इस साल मिला है, जबकि वो हमारी इनकम नहीं है, वो पिछले साल की इनकम थी, वो इस साल मिली है। जो पिछले साल की इनकम अगर हमको इस साल मिली है वो हमारी इनकम नहीं है, मगर वो सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड होने की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें से लेस करना पड़ेगा। तो हम लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2018 का कितना है 10,000, तो 50 में से 10 गया, बचा कितना 40। सब्सक्रिप्शन जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है जो ब्लू कलर के अंदर 15,000 की अमाउंट है प्रीवियस ईयर का। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2018, प्रीवियस ईयर में हमें 2,000
18-19 का पैसा मिला है, यानी 2018-19 की इनकम मुझे 2017-18 में मिली है। तो पिछले साल में तो मेरी इनकम नहीं थी, मगर वो इस साल की इनकम है, इसके लिए सब्सक्रिप्शन में वो ऐड होगी। तो मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2018 को जो मिली थी वो 15,000। तो 40,000 के अंदर में 15,000 क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, और टोटल हो जाएगी मेरी इनकम 55,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो दिया गया है मुझे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 को 20,000 है। तो एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 का मैं 55,000 के अंदर वो 20,000 ऐड कर दूंगा, तो मेरी टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी हो जाएगी, 75,000। करंट ईयर में मुझे 2019 और 20 का भी पैसा आ गया है, एडवांस में पैसा आ गया है 10,000। तो वो चीज़ मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो सब्सक्रिप्शन में से लिखूंगा लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2019 10,000। तो 75,000 में से 10,000 जाएगा, तो मेरा करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आएगा वो है 65,000। तो बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी इफेक्ट जाएगी वो देखते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 की जो मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 20,000, जो मैंने यहाँ पे जो ऐड किया है 20,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट में लिखूंगा 2018 और 19 का 20,000, और करंट ईयर में मुझे कितना प्रीपेड हुआ था 10,000, जो मैं लिखूंगा लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2019-20 का 10,000। इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है आपके सम के अंदर। सब्सक्रिप्शन के लिए हम तीसरा एग्जांपल देखने जा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। बैलेंस शीट दिया गया है 1 अप्रैल 2018 की। लायबिलिटी साइड में लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2018 और 2019 का 20,000। पिछले साल प्रीपेड हुआ था, जो पिछले साल की इनकम नहीं है, मगर इस साल की वो 20,000 क्या है, इनकम है। असेट में दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 का 26,000 बाकी है, और पिछले साल का 2017-18 का 35,000 बाकी है। ऐसे करके 61,000 बाकी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है 31 मार्च 2019 का, और सब्सक्रिप्शन की लीव दी है 2016-17 में 23,000 मिला है, 17-18 का 30,000 मिला है, 2018-19 का यानी करंट ईयर का 4,10,000 मिला है, और 2019 और 20 में प्रीपेड मिला है अपने को करंट ईयर में 21,000। ऐसे करके टोटल 31 मार्च 2019 में जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है वो 4,84,000 है। क्या 4,84,000 जितना अमाउंट मिला है क्या वो हमारी इनकम है? नहीं। एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 और 2019 का 32,000। With the above information, present the item subscription in an income and expenditure account for the year ended 31st March 2019, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय सब्सक्रिप्शन, जबकि हमारा करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव्ड हुई है 4,10,000, हम उतना ही लिखेंगे। फिर हमें लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखा है 2018-19 का, जो पिछले साल में रिसीव्ड हुआ था। जो पिछले साल रिसीव्ड हुआ था वो उस टाइम का इनकम नहीं है, मगर वो करंट ईयर के लिए क्या है, इनकम है। इसके लिए हम उसका क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन 4,10,000 की अमाउंट में 20,000 हम ऐड करेंगे और लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2018-19, और टोटल बन जाएगी उसकी 4,30,000। फिर हम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट में दिया है 18-19 का 32,000, वो 4,30,000 के अंदर हम ऐड करेंगे। तो वहां पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 का 32,000, और करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 4,62,000। तो आइए प्रेजेंटेशन करते हैं बैलेंस शीट के लिए 31 मार्च 2019 का। एक नज़र डालते हैं हम रिसिप्ट साइड और बैलेंस शीट के ऊपर। पहले असेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 में 26,000 था। अगर आप असेट में देखते हो तो 26,000 है, और रिसिप्ट में मिला है 23,000। 26,000 में से 23,000 मिल चुका है, तो अब हमारा आउटस्टैंडिंग अभी भी 2019 में कितना बाकी है, 3,000। तो हम लिखेंगे असेट में 2016-2017 ब्रैकेट में लिखेंगे 26,000 माइनस 23,000, तो हमारा आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 3,000। वैसे ही अगर 17-18 का देखे तो 17-18 में आउटस्टैंडिंग था 35,000, और अपने को मिला है 30,000।
तो हम लिखेंगे असेट में 17-18 ब्रैकेट में लिखेंगे 35,000 माइनस 30,000 ब्रैकेट कंप्लीट। तो दोनों का जो बीच का डिफरेंस अभी भी बाकी है 5,000, वो हम आउटर में लिखेंगे। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है सीधा लिखेंगे 18-19 का 32,000। और जो हमें 2019 और 20 में जो 21,000 मिला है, जो हमारी इनकम इस साल की नहीं है मगर वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, फिर भी हमें उसको लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा। और लायबिलिटी में लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2019-2020 का 21,000। सब्सक्रिप्शन के लिए हम चौथा एग्जांपल देखने जा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आर गिवन बिलो। रिसिप्ट साइड में दिया है सब्सक्रिप्शन 2017-18 का 2,500, 2018-19 का दिया है 26,750 और 2019-20 का दिया है 1,000। ऐसे करके टोटल आपको दिया है 30,250। यहाँ पे अगर करंट ईयर की बात करें तो हमारा करंट ईयर जो है रिसीव पेमेंट की जो डेट है 31 मार्च 2019, तो हमारा करंट ईयर बन जाता है 2018-19। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 230 और हर एक एनुअल मेंबरशिप जो फीस है वो हर एक के पास से 125 रुपीज हम ले रहे हैं। सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2018 रुपीज 2750 है। और prepare a statement showing all relevant item of the subscriptions, income, advance, outstanding, etc. सो आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखते हैं पहले बाय सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है 26,750 जो हम इनर में लिखते हैं। करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 230 मेंबर से कितना सब्सक्रिप्शन आया है। तो 230 मल्टीप्लाई बाय एक मेंबर का जो सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फीस है वो 125 है। तो 230 मेंबर्स इंटू 125 इक्वल टू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28750। उसमें से हम 26,750 माइनस करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमारा जो बैलेंस आया है 2,000 वो हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन 26,750 के अंदर ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 का 2,000। तो सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर कितना आ जाएगा 28,750। अब इसका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट के असेट में करेंगे। पहले ये चेक करते हैं कि 2017-18 में हमारा जो सब्सक्रिप्शन था आने एक्चुअल में हमारा आना बाकी था 2750 और हमें कितना मिला है 2500। तो 2017-2018 का 2750 माइनस 2500, तो हमारा आउटस्टैंडिंग बाकी है अभी भी 250। और 2018-19 का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 2000, वो हम असेट में लिखते हैं। और 2019 और 20 में हमें एडवांस मिला है वो हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2019 और 20 का 1,000 रुपये आउटर में। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म्स एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को ही एडमिशन फीस कहा जाता है। मेंबर बनते वक्त एक ही बार फीस को पेड किया जाता है। जनरली एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसिप्ट या इनकम के रूप में ट्रीट किया जाता है, पर कभी कभी एंट्रेंस फीस को पार्ट में, जैसे थोड़ा सा पार्ट इनकम में और थोड़ा सा पार्ट कैपिटल फंड में। आइए उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹50,000 और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती तो एंट्रेंस फीस की जो अमाउंट है पूरी की पूरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हम लिख देते हैं। बट यहाँ पे बोला है कि 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, यानी आधा वो इनकम है और आधा कैपिटलाइज है। तो हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस, इनर में लिखेंगे 50,000 लेस 50% कैपिटलाइज, यानी 50,000 का 50% कितना होता है 25,000। तो 50,000 में से 25,000 माइनस करेंगे और आउटर में डाल देंगे 25,000। तो हमारी करंट ईयर की जो एंट्रेंस फीस की जो इनकम है वो 25,000 और बाकी की जो 25,000 है उन्होंने बोला है कैपिटलाइज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एंट्रेंस फीस को कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देंगे। तो 25,000 जो है कैपिटल फंड के अंदर ऐड करेंगे, ऐड एंट्रेंस फीस 25,000। Third important term, life membership fees. Some members prefer to pay lump sum amount as a life membership fees instead of
पेइंग पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन। कुछ मेंबर ऐसे हैं जो पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन नहीं भरते, लमसम एक अमाउंट फिक्स अमाउंट दे देते हैं हमेशा के लिए, यानी बार बार अमाउंट भरने की ज़रूरत ना पड़े। ये जो अमाउंट जो भरी है लाइफ मेंबरशिप फीस, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम नहीं होती है, वो सीधा ट्रीट करते हैं कैपिटल रिसिप्ट तरीके से। तो ये जो अमाउंट आई हुई है लाइफ मेंबरशिप फीस, वो कैपिटल फंड में डायरेक्टली ऐड होती है। आइए उसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है 40,000, तो मैं क्या करूँगा, बैलेंस शीट के अंदर सीधा कैपिटल फंड के अंदर हम लिखेंगे ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 40,000। For important terms, donation. Donation means gift given by either members or any outsider to the organizations. एक तो मेंबर ने गिफ्ट दिया होगा ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर आउटसाइडर ने गिफ्ट दिया होगा ऑर्गेनाइजेशन को। डोनेशन जो है दो प्रकार के हैं, एक जनरल डोनेशन और दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन जो है वो ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम है, और वो जनरल डोनेशन जो है शोन इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर जनरल डोनेशन है तो इनकम साइड में लिखना है। अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए अगर डोनेशन दिया या स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया गया है, तो वो डोनेशंस लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करना है, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर, डोनेशन फॉर लायबिलिटी। और स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देना है। 5 important terms। स्पेशल फंड। स्पेशल फंड ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खुद क्रिएट करती है फॉर सर्टन पर्पस या एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे प्राइज फंड, मैच फंड और स्पोर्ट्स फंड एक्सेट्रा। क्रिएट किए हुए फंड को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, और उस पर मिलने वाला इनकम क्रिएट किए हुए फंड में ऐड किया जाता है, ना कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिटेड किया जाता है। सिमिलरली, अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तभी फंड में से एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया जाता है, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिटेड किया जाता है। 6 important terms। लीगेसी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मरने वाले से जो विल के हिसाब से अमाउंट रिसीव्ड हुई है उसे यूज़ करने के लिए स्पेसिफाई किया भी होगा और नहीं भी। मरने वाले ने अगर स्पेसिफाई किया होगा तो लीगेसी को बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखना है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो उसे कंसीडर एज अ रेवेन्यू नेचर, और उसे उस अमाउंट को लीगेसीज की अमाउंट को क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यानी अगर अमाउंट कहाँ स्पेसिफाई करनी है, मरने वाले की इच्छा है कि ये अमाउंट किसी पर्पस के लिए मैंने दे रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, तो उसकी अमाउंट लायबिलिटी में जाएगी। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है मरने वाले ने कि कहाँ अमाउंट यूज़ करनी है, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में क्रेडिट करना है। 7 इम्पोर्टेंट टर्म्स। एंडोमेंट फंड। ये एक फंड है जो एक विल या गिफ्ट से अराइज होती है। ये इनकम एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिवेटेड होती है, इसीलिए एंडोमेंट फंड कैपिटल रिसिप्ट है। और एंडोमेंट फंड ये स्पेसिफिक पर्पस फंड होने की वजह से उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। 8 इम्पोर्टेंट टर्म। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। पूरे साल के अंदर नॉन प्रॉफिट कंसर्न ने कितनी स्टेशनरी कंज्यूम की है वो देखा जाता है। इसका पहला इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट में होता है, तो वहाँ पे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेस कितना किया है, वो ऐड करेंगे परचेस ऑफ स्टेशनरी। अगर कोई बिल आउटस्टैंडिंग है वो भी ऐड करेंगे। फिर टोटल कितनी स्टेशनरी हुई उसमें से अपना जो स्टेशनरी बचा है वो हम माइनस करेंगे, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करेंगे, तो हमें मिलेगा स्टेशनरी कंज्यूम। जो मैंने आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल जो ऐड किया है वो लायबिलिटी में चला जाएगा, और जो मैंने लेस किया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वो जाएगा आपका असेट में। तो आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपके स्क्रीन पे एक सम दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31 मार्च 2017। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 8000। 31 मार्च 2017 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये
इस करंट ईयर का वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। और रिसीव पेमेंट दिया है आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का, हमने स्टेशनरी परचेज की है 7000। एडजस्टमेंट में दिया है कि 1500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर द स्टेशनरी बिल, अभी भी 1500 रुपये उसको देना बाकी है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1300 दिया है। आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड में। पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक, जो हमें बैलेंस शीट में दिया है 31 मार्च का 2017 का जो स्टॉक दिया है क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारा इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 800। ड्यूरिंग द ईयर हमने पेमेंट किया हुआ है या परचेज किया हुआ है, परचेज ऑफ स्टेशनरी 7000, टोटल हुआ 7800। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल 1500, टोटल हुआ 9300, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1300। तो हमारा पूरे साल का जो स्टेशनरी कंज्यूम हुआ है वो है 8000, जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आउटर में लिखना है 8000। फिर सेकेंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के असेट में जाएगी, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो, तो असेट में लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1300, और जो आउटस्टैंडिंग बिल जो पेंडिंग है वो हम लिखेंगे लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल आउटर में 1500। इंपॉर्टेंट टर्म्स 9, स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कब उसको एक्सपेंडिचर में पहले इफेक्ट करनी है और कब असेट में पहले इफेक्ट करनी है। जब भी आपके क्वेश्चंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या परचेसेस दिया होगा स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में, तब आपको एक्सपेंडिचर में एंट्री मारनी है। अगर आपको स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर एडजस्टमेंट दी होगी डेप्रिसिएशन की, तब आपको असेट में पहली इफेक्ट दिखानी है। हम दोनों सम सॉल्व करेंगे। आइए, पहला सम आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2018 30,000 दिया गया है, और परचेस ऑफ स्पोर्ट मटेरियल दिया है आपको 50,000, और स्पोर्ट मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019 में 8000 का दिया गया है। तो आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं उसको। इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल दिया गया है आपको 30, उसमें ऐड करेंगे परचेस ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 50,000, तो टोटल परचेस कितना हुआ हमारा, ओपनिंग और परचेस 80,000, और जो हमारा स्पोर्ट मटेरियल बचा है वो है 8000। तो पूरे साल में हमने स्पोर्ट मटेरियल को कितना कंज्यूम किया, 72,000। ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आउटर में लिखेंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आउटर में 8000। सेकेंड एडजस्टमेंट में स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2018 ₹2,50,000 दिया है। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपको ₹2,00,000 ऑन 1 जनवरी 2019 को हुआ है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल एट 5% पर एनम। लास्ट टर्म में हमें स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालना था, इस बार हमें स्पोर्ट्स मटेरियल की WDV वैल्यू निकालनी है, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले बैलेंस शीट में लिखते हैं। पहले हमने क्या किया था, पहले सम में एक्सपेंडिचर में पहले एंट्री की थी। अब डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, इसके लिए हम पहले एंट्री कहाँ कर रहे हैं, असेट में है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल पहले इनर में लिखना है 2,50,000, उसके अंदर ऐड करना है परचेज 1 जनवरी 2019 2,00,000, टोटल हुई 4,50,000। डेप्रिसिएशन निकालना है 5%, मगर 4.5 लाख पे नहीं, 2.5 लाख पे अलग से, और 2 लाख पे 3 महीने का। तो 2,50,000 का 5% निकालेंगे तो आपका आंसर आया 12,500, और 2 लाख का 5% निकालेंगे 3 महीने के लिए तो आपका आंसर है 2,500। अगर दोनों की टोटल मारेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा हुआ 15,000। तो डेप्रिसिएशन जो हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर वो आया 15,000। तो 4,50,000 में से 15,000 माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 4,35,000। और उसका दूसरा इफेक्ट हम करेंगे एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू डेप ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 15,000। 10 इम्पोर्टेंट टर्म्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का। आपको रिसिप्ट में बोला है सेल ऑफ मशीनरी 20,000, और ब्रैकेट में दिया है बुक वैल्यू 25,000, और आपको एडजस्टमेंट में मशीनरी की वैल्यू है 1 अप्रैल 2017 की 50,000, और डेप्रिसिएशन दिया है 25,000। अब यहाँ पे 50,000 जो है मेरी
ओपनिंग की एसेट है, उसमें से 25,000 हमने बेच डाली है। 25,000 की चीज़ हम 20,000 में बेच रहे हैं, तो 25 में से मुझे 20,000 मिल रहे हैं, इसका मतलब 5,000 का मुझे लॉस हो रहा है। तो ये लॉस जो है मेरा एक्सपेंसेस है। अगर यही चीज़ अगर मशीनरी को मैंने 25,000 की मशीनरी अगर 30,000 में बेचता, तो मुझे क्या आता, 5,000 का प्रॉफिट होता। तो ये 5,000 का प्रॉफिट एक्सपेंडिचर मैंने लिखते हुए वो किधर लिखता, मैं इनकम में। बट अभी 25,000 की चीज़ जो है मैं 20,000 में बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में लॉस हुआ है इसके लिए एक्सपेंडिचर में लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ब्रैकेट में लिखेंगे उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू कितनी थी, 25,000, और आपको कितना मिला, -20,000। तो जो बीच का डिफरेंस है आपका लॉस हुआ। तो असेट में उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो असेट है 50,000, 50,000 में से हम क्या करेंगे, जो बुक वैल्यू है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जो सेल की वैल्यू है 20,000 वो माइनस करते हैं। नहीं, जो बुक वैल्यू होती है वही माइनस करना है। तो मशीनरी में से 50,000 में से जो बुक वैल्यू है 50,000 जो सोल्ड किया है वो माइनस करना है। 50,000 में से 25,000 गया, बचा कितना, 25। और आपका डेप्रिसिएशन कितना दिया है एडजस्टमेंट में, 2500। जो बैलेंस अमाउंट आई है उसके अंदर से हम 2500 माइनस करेंगे और उसको आउटर में लिख देंगे। और उसका सेकेंड इफेक्ट जो है डेप्रिसिएशन का, आफ्टर सेल ऑफ मशीनरी, तो उसका हम लोग डालेंगे डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर के डेबिट में, टू डेप ऑन मशीनरी 2500।